कब थमेगा युद्ध? आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ जब अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था तो ये माना जा रहा था, या फिर कहें कि अमेरिका तरफ से कहा भी गया था कि मुश्किल से 7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 10वां दिन है, युद्ध फिलहाल खत्म होने के कोई आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे। तो ऐसे में क्या माना जाए? ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजरायल फंस गए हैं। हमला करने से पहले इन दोनों देशों ने जो आकलन किया था, क्या अब उनका आकलन गलत साबित हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम कमांडर को मौत के घाट उतारने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आधी जंग वो जीत चुके हैं और सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है, जो हमले के पीछे एक बड़ी वजह भी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है, जो माना जाता है कि खामेनेई से भी ज्यादा कट्टर है। मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम कमांडर बनना अमेरिका को पसंद भी नहीं है, ये साफ तौर से अमेरिका ने बता भी दिया है। तो अब क्या? ये बड़ा सवाल है। उधर इजरायल ने ईरान के कच्चे तेल की रिफाइनरी पर हमला कर दिया, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई है। तो कई लोग इसे इजरायल और अमेरिका के बीच जो गठजोड़ है उसमें दरार की शुरुआत मान रहे हैं। इन सब के बीच कच्चा तेल एक अलग टेंशन बना हुआ है। वजह बहुत साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी दुनिया की सप्लाई का 5वां हिस्सा वहां से आता है, वो जो अब तक इतिहास में कभी बंद नहीं हुआ, वो लगभग बंद हो गया है। रोजाना 138 जहाज जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे, वहां मुश्किल से 1 से 2 या 3 जहाज गुजर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन में 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, और चिंता सिर्फ दुनिया के नहीं, अमेरिका की भी बढ़ेगी। क्योंकि अमेरिका का स्थिति ये होती है, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बढ़ती हैं, उसका तत्काल असर वहाँ के पेट्रोल पंप पे दिखता है, यानी वहाँ की जनता पर दिखेगा। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दबाव के तौर पर काम करेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर आज हम आवाज अड्डा में करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की ज्वाला से घिरा हुआ है। शांति का कहीं से कोई संकेत नहीं दिखाई देता। ईरान ने अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, लेकिन ट्रंप को मुज्तबा मंजूर नहीं। उन्हें ईरान में अपने लायक नेता चाहिए, तब जाकर कोई बात होगी। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। क्रूड की सप्लाई बुरी तरह चरमरा गई है। इसमें सुधार की बजाय दिक्कत और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में तेल के दाम आसमान पर हैं और दुनिया भर में पेट्रोलियम, गैस, केमिकल से लेकर दर्जनों इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। अब दुनिया के हर देश के आगे ये सवाल है कि युद्ध के चलते जो आर्थिक झटका लग रहा है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। भारत भी इससे अछूता नहीं है। खाड़ी के देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन तेल की कमी इकोनॉमी को चौतरफा प्रभावित करेगी। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि तमाम परिस्थितियों पर नजर है, फिलहाल पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है। Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने अपनी विदेश नीति ट्रंप के पास गिरवी रख दी है। कलबुर्गी की एक सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि मोदी को एप्स्टीन फाइल्स का डर है। संसद में विदेश मंत्री के बयान के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा करने की मांग कर रहा है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। जो हमारी विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है।
और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्यौहार नहीं मना पाए। होली भी नहीं मनी, अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ईरान युद्ध ने प्रवासियों की सुरक्षा, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए कठिन चुनौतियां पैदा की हैं। लेकिन क्या सरकार से विपक्ष के सवाल गलत हैं? मौजूदा तेल संकट से निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल कि कब खत्म होगा अमेरिका और ईरान का ये महायुद्ध? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट संजय मेस्टन साहब हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करूंगा एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब आपसे। पिछले 10 दिनों के युद्ध के तौर तरीकों को आप देखें, ईरान के रिएक्शन को आप देखें, और जो अब ईरान में जो नया सुप्रीम कमांडर बना है, यहाँ तक के सफ़र को देखा जाए तो क्या माना जाए? जो आकलन था, शुरुआती आकलन था यूएस और इजराइल का ईरान पर हमला करने के पहले, वो आकलन गड़बड़ हो गया है? जी बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो उन्होंने सोचा था, देखिए जैसे वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को उठा लिया, तो वहाँ पर जो वो सत्ता आई उसको अपनी मनमानी सत्ता के तौर पर वो वहाँ पर स्थापित कर पाए। तो उन्होंने यहाँ भी सोचा था ये जो शीर्ष नेता वहाँ पर निकल जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो स्पिरिचुअल लीडरशिप को आपने ख़त्म कर दिया, रिलीजियस लीडरशिप को, उसके बाद आपने जो और उनकी लीडरशिप थी, चाहे वो IRGC के कमांडर्स हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे इंटेलिजेंस कमांडर्स हों, तो मतलब करीब 40 के करीब वहाँ पर जो भी सब ऊंचे शीर्ष नेता थे, जो डिफेंस मिलिट्री के थे, उन सबको भी आपने पहले दिन ही ख़त्म कर दिया। तो ये उम्मीद थी, जो वहाँ पर जो ये लोग पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनवरी में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर, उनकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कितने लोग बाहर निकल कर आ गए थे। तो यही राष्ट्रपति ट्रंप कहते रहे, जो देखिए हमने तो आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है, अब आप आइए और अब आपका जिम्मेदारी है, आप सत्ता को अपने हाथ में लीजिएगा, हमने तो अपना काम जो है वो करना है वो कर दिया है। परंतु बिल्कुल भी ये उनका जो आकलन था, बहुत ही बड़ी मेरे विचार से मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि ये इनके 2 लेयर तो उन्होंने ख़त्म कर दिए, ये IRGC, आर्मी वगैरह सभी के, परंतु फिर भी उसके नीचे भी उनके जो हैं स्तर बने हुए हैं। बहुत ही ये एंट्रेंच रजीम है, पिछले 47 साल से वहाँ पर है, और उन्होंने देख लिया है उनका बिल्कुल ही पिछले साल जून में जैसे वो एकदम, जिसे कहा जाए बैक टू द वॉल हो गए थे, उन्हें नहीं मालूम चल रहा था क्या किया जाए। इस बारी पूरी तैयारी थी, उस समय 2-3 दिन उनको लगाए इसका जवाब देने में, पर यहाँ पर बिल्कुल कुछ घंटे ही लगाए और उन्होंने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ अपना वार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो गल्फ की स्टेट्स हैं, जो वेस्ट एशिया की स्टेट्स हैं, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, सभी के ऊपर उन्होंने बहुत हमले करने शुरू कर दिए। मेरे विचार में ये उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। परंतु जो आपका सवाल था उसका मैं यही जवाब देना चाहूँगा, जो उसमें वो बिल्कुल चौंका दिया है इजराइल को भी और अमेरिका को भी। तो इसीलिए अभी वो ये बात नहीं कर रहे हैं जो आप उसमें आइए, सड़कों पर उतरिए और अपने हाथ में अपनी सत्ता को लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। पहले भी वो ये सोच रहे थे, जैसे 2022 में मासा अमीनी के केस में इतनी युवतियां, इतनी महिलाएं वहां पर आ गई थी सड़कों पर। इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार, क्योंकि सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है, इस्लामिक लीडरशिप IRGC के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो सारी जो जनता है उसमें नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है, और वो पूरा डट कर मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका का भी, इजराइल का भी, और ये खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर भी हमला करके। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ पे हो गई है कि अब यूएस के लिए, इजराइल के लिए चुनौतियाँ कई मोर्चे पे बढ़ती जा रही हैं। इस पे मैं नरेंद्र तनेजा साहब, बाकी एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल संजय मेस्टन साहब आपसे।
जो नए कमांडर है मुस्तफा खमेनी, माना जाता है कि ये वहाँ के डिफेंस फोर्सेस के बड़े करीबी हैं और साथ ही साथ ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। पर्दे के पीछे से उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोनों चीज़ें यूएस को तो नागवार गुजरेगा। अब इस पर ईरान और डटा रहेगा। और देखिए लक्ष्मण, मेरे को लगता है ईरान तो डटा रहेगा। पहली बात, जितने भी वहां पर लीडर्स हैं और जो भी सुप्रीम लीडर्स रहे हैं, जैसे खोमेनी जी भी जो भी मरे हैं और अभी मुस्तफा खोमेनी भी, देखिए ये लोग तो पूरी कंट्री गवर्न करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर जरूर है, लेकिन इनका पूरा कमांड कंट्रोल देश के ऊपर है। ये सिस्टम इनका ऐसे ही बना हुआ है। तो मुस्तफा को भी पूरा आईआरजीसी के ऊपर कमांड कंट्रोल है। और देखिए आईआरजीसी को हमको समझना चाहिए, आईआरजीसी एक रेगुलर आर्मी तो है नहीं। आर्म फोर्सेज उनकी अलग है, जैसे उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। आईआरजीसी बेसिकली है, मैं अगर साफ लफ्जों में बोलूं तो ये रजीम प्रोटेक्शन के लिए थे और रजीम की जो अथॉरिटी है उसको हर जगह पहुंचाना, और ये इनकी एक अथॉरिटी रही है। और इसमें क्या हुआ है कि मतलब आप इनके जनरल्स के अगर प्रोफाइल पढ़े, आप सोचिए 10 साल की सर्विस में, सिर्फ 10 इयर्स में भारतीय सेना में, मैं एक रेगुलर आर्मी का बता रहा हूँ कि एक लेफ्टिनेंट 10 साल की सर्विस में कैप्टन मुश्किल से मेजर बनता है। यहाँ पर 10 साल की सर्विस में लोग मतलब 79 की युद्ध में गए ईरान के साथ, और 81 में कमीशन हुए कुछ तो, और 92 में वो निकल गए। 11 साल में वो ब्रिगेडियर जनरल बन गए। तो क्या है कि इन लोग का पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, आईआरजीसी का इकोनॉमिक पेट्रोनेज है और मिलिट्री पेट्रोनेज है। तो उसकी वजह से इनके पास बहुत पावर है। और ये जो टॉप लीडरशिप है, सुप्रीम खोमेनी, इनका इरादा यही था कि ये सारे जो इनके कार्डर्स हैं, तकरीबन 150 से 2 लाख, ये सारे इनके कमांड कंट्रोल में रहें और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनके पास खड़े होके। आपने देखा जो जनवरी में प्रोटेस्ट भी हुए थे, किस प्रकार इनको मार दिया गया था, जो यंग जनरेशन थी। और आपने वो भी देखा था 2022 में जब महिसा अमीनी को भी इन्होंने मार दिया था वो हिजाब के ऊपर, तो उसको भी सारे प्रोटेस्ट कुचल दिए थे, औरतों तक को नहीं छोड़ा था। तो कहने का मतलब है मुस्तफा का भी कमांड कंट्रोल और होल्ड सॉलिड है, और ये इतना डीप रूटेड सवाल होल्ड ये है। तो है, मैं दरअसल नरेंद्र तनेजा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं संजय मिस्टन साहब, कि सारे हालात ऐसे ही के ऐसे ही बने रह जाएं, अमेरिका के खिलाफ ईरान सरेंडर ना करे, ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका एकजुट होकर ऐसे ही हमला करता रहे, तो उनके पास सैन्य क्षमता कितनी है, कितने दिनों तक टिके रह सकते हैं ईरान? देखिए, ईरान की सैन्य क्षमता तो सब निर्भर है कि इनके जो आईआरजीसी है, उनके स्मॉल डिटैचमेंट्स है, सब इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड है। ये जब तक टिके रहेंगे, जब तक इनका जो मिसाइल का वो जो पावर है और ड्रोन्स की पावर है, और वो बहुत भारी तादाद में है, जब तक इसको अमेरिका और इजराइल नष्ट नहीं कर सकते हैं, या तकरीबन मैं बोलूंगा डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो इनकी ताकत बनी जाएगी। इनकी ताकत सिर्फ ये मिसाइल से है और ड्रोन्स के अलावा, इसके अलावा और कोई ताकत नहीं है। एयर डिफेंस कमजोर है, कुछ है ही नहीं अभी इनके पास। नेवी भी तकरीबन कमजोर है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यही है, और यही ताकत इनको स्ट्रेंथ दे रही है। और यही इनकी ये आपने देखा, ये इजराइल के ऊपर और पूरे खाड़ी देशों में मिसाइल्स और ड्रोन फायर कर रहे हैं, और उसी से उनका पावर पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। तो स्टेइंग पावर निर्भर है ये कब तक होल्ड कर सकते हैं, और अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक कब तक इनकी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़ी कंट्री डिस्पर्स्ड है। आपने देखा है वहां तो मिसाइल सिटीज बनी हुई हैं, इतने डीपली एंट्रेंस हैं। तो इनको ढूंढ भी लेना, पर बात करना बहुत समय लगेगा। तो अंटिल अनलेस सब पता नहीं ये क्या कोई नई टेक्निक लेके आते हैं, चाहे वो GBU-57 बॉम्ब भी गिरा दें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट बड़े खूब तरीके से काम कर रहे हैं, और इनकी यही सबसे बड़ी पावर है जो ये मिसाइल है और ड्रोन है। लेकिन ये पावर, नरेंद्र तनेजा साहब, ये पावर कब तक सस्टेन करेगी? भले ये रेगुलर वॉर के तौर पे ना रहे, बहुत जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो ये जो डिसेंट्रलाइज डिटैचमेंट वाले जो पावर सेंटर हैं, ये लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और इजरायल और यूएस को इंगेज करके रखे रह सकते हैं। देखिए, पहला तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो अपना मैथ करके आए थे कि भाई इतने समय के अंदर वो काफी हद तक ईरान की जो जमीनी स्थिति है उसको जर्जर कर देंगे,
इतनी जर्जर कर देंगे कि वहां पे जो है लोग सड़क पे आ जाएंगे या विकल्प जो है निकल के आने लगेगा, वो फिलहाल अभी तो होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि अगर आप थोड़ी सी पिछले 2 3 4 6 महीने के जो एनालिसिस है वो उठा करके देखते हैं वहां की लीडरशिप को लेके, और जो मुस्तफा जी जो है जिनको बनाया गया है इनके बारे में देखते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इनके फेवर में रिपोर्ट्स नहीं थी। जाहिर है वो तमाम लोग थे जो सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे, उसमें से 4 नामों की चर्चा तो पिछले काफी समय से हो रही है, क्योंकि आपको जानते हैं खमैनी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कहा जाता है कि उनको कैंसर था, मानते थे लोग कि वो जर्मनी के डॉक्टर ट्रीट करते हैं, और 3 4 साल 5 साल से ज्यादा शायद, तो इस पे तमाम लोग थे जिनकी एम्बिशन थी कि वो सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे। अब देखना यह है कि, और वो भी सब अपने अपने हिसाब से पावरफुल लोग हैं वो कहीं गए नहीं है, तो इसलिए जो, और दूसरा वहां का ये सिस्टम, अंदर का ये सिस्टम कि कौन सुप्रीम लीडर होगा, पावर्स जो पूरा है वो थोड़ा थोड़ा अंदर एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 100% एब्सोल्यूट जो है वहां डिक्टेटरशिप है, ऐसा नहीं है। तो उनके अपने एक सिस्टम 3 4 लेयर्स बनी हुई हैं, उनमें होता है। अब देखना है कि जो तमाम लोग जिनकी अपनी एम्बिशन थी या जिनका नजरिया अपना था, जो जो नए नेता बने उनको लेकर के, अब वो देखना है कि अंदर उसका डायनेमिक्स कैसे प्ले आउट होता है। ये तो लगता है साफ के खासतौर से इजराइल के अंदर काफी सेंध लगी हुई है, इजराइल को पता होता है अंदर क्या हो रहा है, नहीं वरना ऐसे हो सकता था जो वो तब हासिल करते आए सबको मारते चले आए हैं। इसलिए मेरा यह है कि मैं जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा हूं। मेरा मानना है कि जो अमेरिका और इजराइल का गणित था कि इतनी जल्दी कर लेंगे, वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरह ये भी बात सही है कि ईरान की जो ये रणनीति रही कि आस पड़ोस के देशों पे हमला बोल दो, जिससे तेल को वेपनाइज कर दो और तेल को ऐसा वेपन बना दो कि दुनिया जो है वो ये कहने लगे भाई युद्ध को बंद करो, बहुत हो गया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चाहने के बावजूद भी, अमेरिका की कोशिश के बावजूद वो उसको खोल नहीं पाए। आज चौथा दिन हो गया ये उनके ये कहे हुए कि भाई इसको खोल देंगे। हम जब सुबह आज सारे लोग उठे भारत में, तो हमने देखा तेल की कीमत $117 पहुंच गई थी, 117। हमने देखा कि उसके बाद कैसे अमेरिकी सरकार हरकत में आई, और कैसे हरकत में आई, उनकी पीछे कितनी पावर तेल के बाजार में, लक्ष्मण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और हमने देखा कैसे एक कीमत नीचे जाने लगी। जापान ने वक्तव्य दे दिया, G7 के वक्तव्य आने लगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अमेरिका इजराइल अभी तक अपना रीजनल एजेंडा उस पर लगे हुए हैं, लेकिन ईरान जो है, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी उनको काफी हद तक उन्होंने धराशायी किया है। लेकिन ईरान इज अ टफ नट, वो इतना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि दुनिया की परेशानी यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कम से कम इस लायक बना सके कि टैंकर्स का आगमन शुरू हो जाए। अगर वो ये नहीं करा पाता और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो उसको परेशानी होती है और तेल की कीमत फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, तब मुझे लगता है अमेरिका पे ऐसा प्रेशर होगा कि आप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए हैं, आप विक्ट्री घोषित कर दीजिए, जो भी आपको करना है, ईरान अपनी विक्ट्री घोषित कर देगा एंड दे विल फाइट सम अदर डे। तो ऐसा ये सिचुएशन बन जाएगी अगर तेल के रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो की फैक्टर है, उसको अगर अमेरिका नहीं खोल पाता तो परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल, दरअसल इस पर मैं आऊँगा, आगे भी सवाल लेकर के आपके पास आऊँगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा, लेकिन एक जो मुद्दा आपने उठाया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के जो नए सुप्रीम कमांडर हैं उसको अमेरिका स्वीकार कर नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि इनके बनने से पहले 4-5 नाम और भी थे जो इसमें चले आ रहे थे। तो प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आऊँगा। चूँकि 1979 के बाद से, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ पर आया, उसके बाद से कभी ऐसा नहीं आया कि एक सुप्रीम कमांडर है तो उसका बेटा सुप्रीम कमांडर अगला होगा, और वहां के जो गणराज्य का जो नियम है उसके खिलाफ भी इसे माना जाता है। वो इसको स्वीकार नहीं करता है कि बाप सुप्रीम कमांडर है तो बेटा ही बने, लेकिन फिर भी बने हैं, और बने हैं ही नहीं, उसको डिफेंस फोर्सेज ने समर्थन किया है, वहां के जुडिशरी ने समर्थन किया है, वहां के बाकी संस्थाओं ने भी समर्थन किया है। आपको दूर दूर तक दिख रहा है क्या कि इस नए सुप्रीम कमांडर के खिलाफ कोई आवाज दिखेगी ईरान में? नहीं, अभी फिलहाल जी, अभी तो ऐसा है कि परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली हैं वहां पे। पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता, कौन बनता, किस तरह की राजनीतिक वहां पे जो गतिविधियां थी वो एकदम बदली हुई हैं। अभी ये है कि पिछले 10 दिन में जो है, मुझे लगता है ये पूरा तथ्य हम सबको पता है क्या हो रहा है वहां पे, कि लगता है तीसरे फेज में ऑलरेडी मुझे लगता है ये जो युद्ध है पहुंच चुका है। पहला फेज था जब वो एकदम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे,
पहले ही दिन में उनको काफी कामयाबी मिली। उन्होंने खमैनी साहब को उनको मारा, उनके परिवार के लोगों को मारा, काफी जो है, और लीडरशिप भी उसके अंदर चपेट में आई। लेकिन अब 10 दिन के अंदर हम देखते हैं कि एक खुमैनी साहब गए हैं और दूसरे खुमैनी साहब आ गए हैं वहां पे। दूसरा उसका जो अब उसके बाद यह है कि इनको भी टारगेट करेंगे तो कोई तीसरा और आ जाएगा वहां पे। वो कोई इतनी बड़ी मुद्दा अभी मुझे लगता है बहुत बड़ा लीडरशिप का वहां पे एज सच नहीं है। फिलहाल ये लीडरशिप चलेगी, बाद में क्या होगा जब परिस्थितियां नॉर्मल होगी वो अलग चीज है। दूसरा फेज वहां पे जो तुरंत 2-3 दिन के बाद बना, तो सत्ता परिवर्तन की बात पीछे हो गई थोड़ी, और उसके बाद जो है ईरान ने पूरे खाड़ी के देशों को उसको अपने चपेट में ले लिया। तो पूरा जो युद्ध है वो एक रीजनल उसका जो डायमेंशन हो गया, तो उसकी एक अलग परिस्थिति है, उसका एक अलग से पहलू वहां पे शुरू हो गया हो, तो वो अभी चल रहा है। तीसरा फेज जिसमें अभी जो अब जो एंटर किया है मुझे लगता है वो और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो है कि वहां पे अभी उसका आर्थिक पहलू। अब ट्रंप साहब ने जो बिना सोचे समझे मुझे लगता है ये जो काम किया, उनको लगा था 1-2 दिन में हम इसको निपटा के वेनेजुएला की तरह वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और निकल जाएंगे। वो अब हुआ नहीं है। अब उन्होंने पूरी दुनिया को जो है एक बहुत बड़े संकट में उसके अंदर झोंक दिया है। अब उसके अंदर ऊर्जा का संकट है, पूरे पूरे स्टॉक मार्केट्स जो है आप देख रहे हैं नीचे हो रही हैं। और अभी जहां तक जो भी इसके बारे में एनालिसिस आ रहे हैं, सब लोगों का यही मानना है कि भले ही उनकी नेवी एयरफोर्स खत्म हो गई हो या बहुत कमजोर हो गई हो, लेकिन अभी वो कोई वहां पे ऐसे आसार नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर, 10-5 दिन के अंदर कुछ खत्म होने वाला है। तो उसके अंदर जो पूरी चिंता पूरी दुनिया की है, स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है, तेल की कीमतें जैसे अब 115-120 तक ऑलरेडी पहुंच गई हैं, यही हमला मामला चलता रहा 120-130 भी पहुंच सकती है ये जी। तो ये सब जो चीजें हैं जो बनी हैं, इससे पूरी जो परिस्थिति वहां की बदली है। तो ये अभी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वहां की थी, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अभी वो पूरी इंस्टीट्यूशनल चीज है, क्योंकि एक उनकी सिंपैथी की जो वेव है खुमैनी साहब के प्रति, इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने उसको आगे रखा है। तो उससे जो पूरी कंसोलिडेशन जो है पूरी कंट्री के अंदर खुमैनी के नाम से, मुझे लगता है उसको यूज करेंगे। जब चीजें बदल जाएंगी हो सकता है फिर जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है वहां की आएंगी जी। तब देखा जाएगा। बिल्कुल। द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह साहब जी हैं हमारे साथ। आरती, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि जिस 3 मकसद के साथ जो कह सकते हैं जो उनके घोषित मकसद थे कि 3 मकसद के साथ हमने युद्ध किया है, उस तीनों मकसद में से तो किसी में सफल होते दिख नहीं रहे हैं ट्रंप। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में ट्रंप और इजरायल अपने मकसद को टोन डाउन करेंगे या फिर युद्ध खत्म करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे? देखिए लक्ष्मण, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी आई है। इनफैक्ट जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स यूएस के है वो बहुत ही एम्बिगुअस है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और वो हर दिन बदलते हैं। उनके गोल पोस्ट जो है लगातार बदलते रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पूरा मैगा का एजेंडा था कि वो एंडलेस वॉर्स में नहीं एंट्री लेंगे, वो जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स या यूएस सोल्जर्स या यूएस आर्मी या किसी तरह की भी जो यूएस कॉन्फ्रंटेशन है वो वहाँ से विड्रॉ करने का उनका एजेंडा था। उस एजेंडा से वो बिल्कुल यू टर्न लेके उन्होंने ईरान पे हमला किया, और ये ऑपरेशन नहीं है, इसका नाम ईरान वॉर है। और ये कहना कि उन्होंने ये सोचा था कि वो 2 दिन में खत्म करेंगे, वो तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग एनालिसिस है, क्योंकि हर दूसरे दिन उनका ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। और अगर ऑब्जेक्टिव बदल रहा है उसका पीरियड ऑफ कंप्लीशन जो है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। और आज की डेट में मुझे ये जो दिख रहा है कि बेशक अमेरिका की पूरी दुनिया में, इजराइल की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बहुत बड़ा जो मानती है मागा जो एक मूवमेंट चला था, उनके जितने भी बहुत बड़े वॉइसेस हैं या बहुत बड़े लीडर्स हैं अमेरिका में, वो उन पे थूक रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि उन्होंने बिट्रे किया है। लेकिन अगर आप कुछ नंबर्स देखें तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है इजराइल और यूएस की, वो बहुत फायदे में है।
ये इनफैक्ट ये आज का नहीं है। यूएस और इजराइल की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मानी ही जाती है कि इनका धंधा ही वॉर से चलता है, कॉन्फ्लिक्ट से चलता है, और जरा भी कोई जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट में लगता है कि लॉसेस है तो वो वॉर बंद हो जाता है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि इनका अभी ऐसे कोई लॉसेस है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल लॉसेस, कि ये अपना ये जो वॉर है जिसका कोई मकसद नहीं है किसी भी एंगल से, मिलिट्री लेवल पे इनके पास कोई रियली कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं, तो ईरान के खिलाफ ये क्या किस वजह से वॉर कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। ये कहना कि ईरान थ्रेट है इजराइल को, लेकिन उस हिसाब से तो इतने समय से थ्रेट है, अभी क्यों हो रहा है? इशू ये है कि यूएस अपनी हेजेमनी के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी प्रीएमिनेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ और भी ये कर सकता है। रिकॉर्ड बिल्कुल, ये वॉर तभी बंद होगा जब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मुनाफा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नुकसान भरना शुरू कर देंगे। अभी इस वक्त सिर्फ एमआईसी नहीं, इस वक्त जो है ऑयल एंड गैस की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है अमेरिका की, फॉर एग्जांपल, वो बेनिफिट कर रहे हैं इस वॉर से। जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और जो ऑयल 20% 30% सप्लाई जो ऑयल की है उस पर ज्यादा देश जो है, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर मैं मानती हूँ ऑयल का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आता था। अब उन्होंने अपनी सप्लाई लाइंस मेरे ख्याल से चेंज कर रहे हैं, वो रशिया से ज्यादा लेंगे और बाकी जगह से लेंगे, और अमेरिका। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितने दिन बंद रहेगा उतना ही अमेरिका की कंपनियों को फायदा होगा, ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अमेरिका को, आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक बहुत बड़ा स्लोगन ड्रिल बेबी ड्रिल, उसका पूरा मकसद क्या है, उसका मैथ्स क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है? उसकी इकोनॉमिक्स यही है कि ज्यादातर दुनिया जो है वो अमेरिका से तेल खरीदे। चूंकि उनको वेनेजुएला का तेल भी मिल गया, उस पर भी कंट्रोल मिल गया है, तो उनके लिए तो डबल एडवांटेज है इस वक्त कि वो ज्यादा पता से नहीं ज्यादा ये बिल्कुल आपने अलग एक एस्पेक्ट लेकर के यहाँ पे आया है। नरेंद्र तनेजा साहब, इस लॉजिक को कैसे आप देख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लॉजिक। देखिए, तरह तरह के हर एक के अपने विचार होते हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। मुझे समझ में नहीं आया इसको अमेरिकन कंपनीज को इसमें कैसे फायदा मिलेगा। जो अमेरिका में सरकारी कंपनियां होती नहीं है, और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, और सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वो आयात भी भारी मात्रा में करता है, वो जितना तेल हम आयात करते हैं लगभग उससे थोड़ा ज्यादा ही आयात भी करता है। तो लेकिन देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि जो ड्रिल बेबी ड्रिल, वो बेसिकली जो रिस्पॉन्स था जब बाइडेन साहब सरकार में थे, तो उन्होंने जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी थी, तो ट्रम्प साहब ने आकर के उसको बंद करा, और आके ये कहा कि जो तेल के उत्पादन पे आपने तमाम सारी जो रोकें लगा दी हैं और उसको डिमोनाइज कराया ऑयल को, उन्होंने उसको रिवर्स किया और कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। हालांकि जब ड्रिल बेबी ड्रिल के नारे के बाद अमेरिका में एक बैरल भी तेल का उत्पादन बढ़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो ये दूसरा मेरे ट्रम्प साहब का ये बार बार ये कहना कि भाई वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, ये कहना कि वो रोजाना मकसद चेंज कर रहे हैं। हम ये एक चीज नहीं भूलें, ये इजराइल का युद्ध है, ये अमेरिका उसको समर्थन दे रहा है, और ये इजराइल की वॉर है, और जो अमेरिका के अंदर जो पूरी प्रो इजराइल लॉबी है वो सब इसके साथ हैं। हमको ये भी देखिए, इजराइल, मुझे जो समझ में आता है कि कुल मिला के अमेरिका को ये लगता है ये एक मौका है जहां पे जो पूरे इलाके के अंदर अगर आप उठा करके देखते हैं तो इजराइल को उस पूरे इलाके का, मिडिल ईस्ट का हेजीमोन बना दो, दादा बना दो। क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उन पर पहले टारगेट करा गया, ध्यान से देखिए, हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज, उनको टारगेट करा गया। उसके बाद जो जहां से जो उनको समर्थन कर रहा था ईरान का, कि अब ये मौका है कि इसको जो है ठिकाने लगाओ, और इसके अलावा जो बाकी जो देश है वो तो काफी हद तक उनके नजदीकी हैं। तो ये एक गुणा तनेजा से इसमें थोड़ा सा मैं इनसे आरती टिप्पू सिंह जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, और उनका कमेंट ले लेता हूँ। आरती, हाँ।
लक्ष्मण जी, एक तो ये सही नहीं है, शोभा नहीं देता किसी को भी कि आप उनका लॉजिक है और दूसरे का लॉजिक जो है कंस्पिरेसी थियरी है। ऐसा शोभा नहीं देता किसी भी सीनियर व्यक्ति को बात करने का। दूसरी बात ये कि इसमें कोई इलॉजिक वाली बात नहीं है। आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अगर नहीं समझते हैं तो वो मेरी गलती नहीं है, आप पढ़ लीजिए उसके बारे में कि क्या कॉम्प्लेक्स है और लॉकहीड मार्टिन या इन जैसी कंपनीज को क्यों फायदा होता है युद्ध से, कॉन्फ्लिक्ट से, वॉर से, वायलेंस से, क्यों इन कंपनीज को फायदा होता है। और दूसरी बात कि ऑयल की सप्लाई जब कम हो रही है और प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या आपको लगता है इसमें किसी का फायदा नहीं? तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये तो किसी को भी आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक स्टूडेंट समझा सकता है कि इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। नुकसान ग्लोबल साउथ का डेफिनेटली है, बहुत सारी पुअर कंट्रीज जो एफर्ट नहीं कर सकती उनका डेफिनेटली है। इसमें मैं कहूंगी कि वही देश सुपर पावर्स की जो पूरी रिकॉर्ड रही है, पूरा हिस्ट्री रही है कि एक्सप्लॉइट करना हर कमजोर देश को। ईरान एक कमजोर देश है, उसको अटैक करके वो अपने फायदे ढूंढ रहे हैं, किसी और का भला नहीं हो रहा है इसमें। सिर्फ खास करके गरीब देशों का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपकी बात रख ली गई है। नयन तनेजा साहब, छोटे में 10 सेकंड में कोई कमेंट। लक्ष्मण एक मिनट बात सुनिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए। देखिए, हर एक के विचारों का सम्मान। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तरह तरह की होती हैं ये उनको मानती है, मैं नहीं मानता। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा वो। और दूसरी तेल में मुझे नहीं करना, ये फ्रेम में मत लगाइए। आपने ऐसी ये तू मैं की कर तो वो बहस में मैं कभी भाग नहीं लेता। उनके विचारों का पूरा सम्मान वाला नहीं, वो हम हमारी बहस में आपको पता ही मैं होता नहीं। उन जो वो कह रहे हैं, सुनिए लक्ष्मण, जो वो कह रही हैं 100% उनके विचार हैं, उनके विचारों का सम्मान। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, हर एक का अपना नजरिया होता है और यही इसी का मैं उसमें कोई मैं सिर्फ जो है मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब ये जो बात हुई है उसमें ये देखना है कि आप कंपनी बाई कंपनी आप मुझे मौका में दे, कंपनी बाई कंपनी आपको मैं बताता हूं कि किसके रेवेन्यू में कितना फर्क आ गया। कंपनी बाई चाइना से शुरू करते हैं, मैं कंपनियों को 5 के नाम गिनाऊंगा। जापान जाते हैं, इंडिया की कंपनीज के नाम, लेट्स डिस्कस कंपनी बाई कंपनी, है ना जी। दैट्स द वे टू डिस्कस। बाकी जहां तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये मैं इसको सब्सक्राइब भी नहीं करता, मैं मानता भी नहीं। मैंने ये कह रहा है सारा गलत है। जो मानते हैं बहुत अच्छी बात है, और लेकिन ये है कि तमाम लोग मानते भी हैं, लेकिन उनका विचार है पूरा समान। उसमें बहस की कहां से बात आ गई? बिल्कुल, मैं उन चीजों को नहीं मानता, मैं व्यक्तिगत नहीं। आप उनकी बातों का सम्मान करते हैं लेकिन आप सहमत नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब काफी कोई हद तक क्लियर यहाँ पे एक सवाल लेके इसमें आता आपके पास और एक सवाल। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई हम आपके विचार से सहमत हो, जरूरी नहीं है। डिसएग्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, डिसएग्रीमेंट बहुत सिविल। बिल्कुल, आप दोनों लोग बेसिकली सेम पेज पे हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन कुछ इशू रहा होगा तो एक दूसरे की बात समझने में दिक्कत होगी, लेकिन दोनों लोग सेम पेज पे हैं कि आपके अपने विचार हैं, इनके अपने विचार हैं। तो कहीं कोनो में विचार तो अलग अलग, तभी तो डिबेट के लिए शो किया जा रहा है। विचार एक होता फिर शो क्यों करते हैं हम लोग। मेजर अशोक सज्जनहार साहब, अमेरिका की स्थिति को आपने काफी करीब से देखा भी है। वहाँ के बारे में कहा जाता है जैसे भारत में क्या है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, थोड़ा बहुत सरकार इशारा करती है, 10 दिन 15 दिन बाद कीमतें बढ़ती हैं, नहीं बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना सरकार का दखल होता है। अमेरिका में तो जिस दिन इंटरनेशनल प्राइसेस, ग्लोबल कच्चे तेल के प्राइसेस देखी गई, उसका अगले दिन पंप प्राइस पे असर पड़ने लग जाता है। तो जिस तरीके के पंप प्राइस वहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो और बढ़ने की संभावना है, आशंका है, ये घरेलू लोगों को, अमेरिकन लोगों के ऊपर जो महंगाई का असर पड़ेगा, ये क्या ट्रंप के ऊपर दबाव डालेगा कि अब आप वॉर को खत्म करिए, कि नहीं ट्रंप का जो माइंडसेट है वो इन सब चीजों को नहीं स्वीकार करेगा? नहीं, बिल्कुल स्वीकार करता है। वही एक चीज स्वीकार करता है, और तो कोई चीज वो स्वीकार करता ही नहीं है। वो तो इकोनॉमी को देखता है। और देखिए वहां पर अगर आप देखें, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई तेल आयात करता है चीन है, 10-11 मिलियन बैरल्स अ डे। उसके बाद अमेरिका है करीब 6-6.5 मिलियन बैरल। उसके बाद भारत आता है करीब 4 मिलियन। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा उसमें प्रोडक्शन है, परंतु दूसरे नंबर का वो इंपोर्टर भी है। तो इसीलिए विश्व के अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा, और ये वहां की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ट्रंप सेंसिटिव है। दूसरी चीज है, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर सबसे बड़ा
आयात करने वाला देश, तेल का नहीं और चीजों का भी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, वो तो चाहते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा उनका इंपोर्ट होता है। अगर पूरे विश्व में हम देख रहे हैं तेल का अगर दाम बढ़ता है तो क्या मतलब है, सभी चीजों का दाम बढ़ेगा, आपके प्रोडक्शन में बढ़ेगा, आपके ट्रांसपोर्ट में बढ़ेगा, सब चीज में बढ़ेगा। और वो दाम अगर वो वाला जो सब सामान है वहां पर आयात होता है अमेरिका में, वहां पर और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जीडीपी उनकी वैसे नहीं ठीक काम कर रही है, इनकी जो रेटिंग है वो वैसे ही कम है, और मिड टर्म इलेक्शंस वैसे ही आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं लक्ष्मण जी, जो अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के ऑब्जेक्टिव, ये आप कह सकते हैं जो पहले उन्होंने कहा वहां पर रिजीम चेंज, पर एक ऑब्जेक्टिव उनका ये भी था जो वहां का जो ईरान का तेल है उसको अपने कब्जे में कैसे ले लिया। वेनेजुएला का तेल तो हमने कब्जे में ले लिया है, अब ईरान के पास तेल भी है, गैस भी है बहुत मात्रा में। वेनेजुएला हालांकि उसमें विश्व का सबसे ज्यादा भंडार है, परंतु वहां प्रोडक्शन तो 1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे होता है ना, वो तो आपको वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 8-10 साल लगेंगे। तो ईरान में तो वहां पर सिस्टम अभी चल रहा है, वहां से वो लेना चाहते हैं। और इसराइल का दूसरा था, उन्होंने कहा ईरान सबसे कमजोर स्थिति में है आज, और यही मौका है जो वहां पर अपनी प्रकार की कोई सरकार को लिया जाए, क्योंकि हमेशा चाहे वो महमूद अहमदी निजाद हो या और उनके राष्ट्रपति हो, वो कहते हैं इजराइल को हमने इस दुनिया के नक्शे से हटा देना है। तो ठीक है, आप कहें जो इजराइल वो थ्रेट है या नहीं है, अलग बात है। मैं मानता हूं जो इजराइल तो समझता है जो उनके अस्तित्व का ये लड़ाई है, और अगर वो ईरान को हटा सकते हैं यहाँ पर से तो ठीक है, उनको बड़ा अच्छा वो फायदा होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, मैं तो इस मौके के लिए पिछले 40 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं, और वो समझते हैं ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, खमेनी को उन्होंने मार दिया है, वो अपनी वीकेस्ट स्थिति में है, सबसे कमजोर स्थिति में है। तो अगर बाहर करना है तो आप अभी करिएगा। और शायद इसी वजह से है कि इजराइल ने काफ़ी उत्साहित होकर इसी उत्साह में कि बहुत ही कमज़ोर पोजीशन पे ईरान है, उसके रिफाइनरी, उसके कच्चे तेल के भंडार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, इस हमले के बाद अमेरिका ने एक विरोध जताया है कि नहीं, ये जरूरत नहीं थी। तो इसको कैसे देखा जाए? खुल करके अमेरिका का विरोध जताया जाना क्या इस बात के संकेत हैं कि दोनों देश, इजराइल और अमेरिका, जिस गठबंधन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान पर हमला किए थे, उसमें एक दरार के तौर पर देखा जाए, या फिर इस डिसएग्रीमेंट आगे चल करके अमेरिका को पीछे हटने का एक रास्ता देगा? देखिए, पहले हमें स्ट्रेटेजिक एम इजराइल के समझने चाहिए। उनका बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजिक एम है। जितने भी प्रॉक्सीज की फंडिंग, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ अटैक्स, वो सारे ओरिजिनेट होते थे, मतलब उनकी ट्रेनिंग, फंडिंग, ये सारे ईरान से होते थे, जिसको वो फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म बोलते हैं। उन्होंने हर प्रॉक्सी को धीरे धीरे खात्मा करने की कोशिश की, डिग्रेड किया, मैं मिलिट्री भाषा में बोलूंगा, डिग्रेड किया, खत्म तो नहीं कर पाए। अभी है ईरान, वो जो फाउंटेन हेड है, इसीलिए उनका मिशन बहुत क्लियर है, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली इनके ये कंट्री को इतना टारगेट करना कि ये जो एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स बार बार निकलते हैं कि इजराइल को हम वाइप ऑफ कर देंगे दुनिया के नक्शे से। तो इजराइल को देखिए अपना सर्वाइवल का मुद्दा है, और इसीलिए वो इनको डिग्रेड और डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिससे ये कभी भी आके इनके ऊपर वापस पलटवार का हमला ना करे। अमेरिकन का एम समझते हैं। अमेरिका एम, पहली बात तो वो इनके साथ बिल्कुल इसमें इस एम में वो उसको कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये लड़ाई लंबी कौन खींचना चाहता है? इजराइल, क्योंकि उसका है डिग्रेड, डिस्ट्रॉय। लेकिन अमेरिका चाहता है कि लॉन्ग टर्म जो उसका इसका इनडायरेक्ट फॉलोआउट है वो है कि यहाँ से चाइना का मिडिल ईस्ट से पूरा इन्फ्लुएंस हट जाना चाहिए, वो उसका इरादा है। और आपने देखा, देखिए 3 मेन पावर्स हैं, चाइना, रशिया का भी तकरीबन पूरे मिडिल ईस्ट से काफी हद तक इन्फ्लुएंस हट गया। ये इन्फ्लुएंस की भी लड़ाई है। और आप देख लिए सीरिया में क्या हुआ, रशिया के पास अभी एक टार्टस बेस, वो नेवल बेस बाकी है,
बाकी इन्फ्लुएंस तकरीबन खत्म हो गया है। और चाइना काफी कोशिश कर रहा था मिडिल ईस्ट में, उसका बेस भी है जिबूती में। तो लॉन्ग टर्म ये है कि चाइना को भी चोक करना, जिससे उसके ऑयल फंडिंग वेनेजुएला से बंद हो गई, ऑयल के जो वो वहां पर से ले रहा था, और अभी ईरान से भी बंद होने की, जिससे वो टोटली डिपेंडेंट रशिया पे हो। तो ये एक इसका इनडायरेक्ट फॉलो आउट है। जहां तक अमेरिका का ईरान के साथ है, देखिए उसको भी पता है, और यहाँ गल्फ स्टेट्स को भी अब मैं लेके आता हूँ। देखिए अगर आप ईरान की तरफ ऊपर वाला मैप देखिए, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह और लेबनान, आप उधर देखिए इंस्टेबिलिटी है, और नीचे आप देखिए पर्शियन, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे जितने गल्फ स्टेट्स हैं यमन को छोड़ के, और बाकी आप उनकी प्रॉस्पेरिटी देखिए, डेवलपमेंट देखिए, और भारत के साथ और यूरोप के साथ मिलके आईमेक कॉरिडोर की हमने बात की है। तो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, और आज आप खुद देखिए 90 लाख भारतीय हैं जो जीसीसी कंट्रीज में सेटल्ड हैं, मतलब वहां पर अपना रेमिटेंस कर रहे हैं। और आज नंबर 1 रेमिटेंस वर्ल्ड में हमारे पास कहाँ से आती है? अमेरिका से भी ज्यादा हमारे जो भारतीय गल्फ से भेजते हैं, एंड उसकी टोटल है 37.9% जो वहां से हमें आती है। अमेरिका से सिर्फ 27.7 आता है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और गल्फ कंट्रीज के लिए भी है, और अमेरिका के लिए भी है। उसका भी हित ये है कि यहाँ पर उनका कंट्रोल तो रहे। ऑयल तो चलो फॉल आउट है, लेकिन एक कंट्रोल है। और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, देखिए आपको सीधी बात ये है, क्या यूएई अपने दम पे लड़ सकती थी इतना ईरान को? नहीं। इसीलिए इनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी। इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी के लिए अपना बेसिस दिए अमेरिका को, और उनके लिए वो सिक्योरिटी गारंटी दी। लॉन्ग टर्म में जब भी ये लड़ाई रुकेगी, एक दिन तो रुकेगी, कब तक चलेगी? आप देखिएगा गल्फ कंट्रीज को ज्यादा फायदा होगा, नुकसान सबसे ज्यादा ईरान को होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली देखिए उसकी डिवास्टेशन हो रही है। और एक दिन आएगा, देखिए लोग भी अभी जज्बा दिखा रहे हैं, क्या सारे लोग हैं हालांकि मेरा मानना है, हाँ, हालांकि मेरा मानना है मेस्टन साहब की युद्ध पता नहीं कैसे रुकेगा, लेकिन युद्ध ना तो ट्रंप रुकवाएंगे, ना तो ईरान रुकाएगा, ना तो इजराइल रुकाएगा। युद्ध रुकवाने के लिए एक ही फैक्टर आएगा काम, वो है कच्चा तेल। ये मेरी सोच कितनी सही है, इस पर मैं ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा, आप लोगों से इस पर राय मांगूंगा। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कब रुकेगा। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, मेरा सवाल यह है कि इस हालात में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत की रणनीति, अभी तक तो भारत लगभग चुप किया हुआ है, और कुछ ज्यादा खुल के कुछ बोल नहीं रहा है। सिर्फ यही उनको अपनी चिंता है, जिसको उन्होंने पूरे, एक तो वही है कि युद्ध का, जो कह रहे हैं कि युद्ध की ये समय नहीं है, शांति से, वार्तालाप से, लेकिन उन सब चीजों का युद्ध की आग में तो हम लोग भी झुलसेंगे ना, कच्चे तेल के दाम बढ़ सबसे जाएंगे। बड़ी चीज, हाँ, तो भारत के लिए चिंता का वही विषय है, जो 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं, तेल की कीमतें हैं, वो सब चीजें हैं, और जिस तरीके से हिंद महासागर के अंदर ये फैल रहा है, तो वो सब चिंताएं हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि युद्ध कैसे रुकेगा तभी जब ये ट्रम्प साहब रोकेंगे। और अभी जैसे आपने कहा कच्चे तेल की बात है, तो कच्चा तेल की अगर कीमतें ऐसे ही कुछ दिन तक और बढ़ती रही, और वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी युद्ध वहां पे जो है, जो परिस्थितियां हैं, वो 120-30 डॉलर तक भी जा सकता है। अभी 1-2 दिन वो कोशिश कर रहे हैं। G7 की मीटिंग कल होने जा रही है। कल उन्होंने मिस्टर विटकॉफ और मिस्टर कुशनर को भी वहां पे इजराइल पे भेज रहे हैं। तो क्योंकि ट्रंप, मुझे लगता नहीं है बहुत देर तक इसके अंदर वो लड़ाई में लगे रहना चाहेंगे। अगर इसी तरीके से जो तेल की कीमतों की वो बढ़ती रहेंगी, और पूरी उसकी दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर जो पूरा उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट इमीडिएटली पड़ना शुरू हो चुका है, और सारे देशों की एक बहुत बड़ी चिंता, सिर्फ ग्लोबल साउथ नहीं, इवन यूरोप के अंदर, सबके अंदर, क्योंकि ये सब यूरोप भी 50% अपना जो एनर्जी बाहर से, यही सवाल था, यही सबसे बड़ा टेंशन है कि ये जो चिंता है, ये सिर्फ यूरोप के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया भर में चिंता फैलती जा रही है। आरती टिक्कू सिंह, ये चिंता इतनी बड़ी हो जाएगी कि ट्रंप को मजबूर होना पड़ेगा कि युद्ध खत्म कर दो? बहुत क्रिटिकल सवाल आपने पूछा है। मुझे लगता है जब तक अमेरिका की जनता को फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली पिंच नहीं करेगा,
या बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज अगर हो जाती है अमेरिकन सोल्जर्स की, जो बात भी कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो कार्ड भी उन्होंने टेबल पे रखा है कि ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगे, लेकिन अभी तक कैजुअलिटी जो है अमेरिका की या इजराइल का मैं नहीं कह सकती हूँ कि कितनी कैजुअलिटी है, लेकिन अमेरिका का की जो कैजुअलिटी है बहुत कम है। 2 सोल्जर्स मरे हैं और ज्यादा कुछ उनका नुकसान नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो जब अमेरिका के अंदर पिंच करने लगेगा, अगर तो ट्रूप्स की वजह से या इकोनॉमिकली पिंच होगा, तब जाके वो प्रेशर बन सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प पे। लेकिन मुझे वो अभी वो प्रेशर जो है सिर्फ अभी वो प्रेशर बनता हुआ दिख नहीं रहा है। वो आवाज में दिख रहा है कि मागा का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो दिन रात बोल रहा है, लेकिन उससे ग्राउंड पे कुछ असर नजर नहीं आ रहा है मुझे कि ऐसा कुछ मेजर हुआ है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपनी पॉलिसी एकदम चेंज कर ले। इनफैक्ट मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, ये हर किसी को विचार करना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, मतलब आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था अमेरिका ने क्या अपना डिपार्टमेंट ऑफ वॉर या सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वॉर का मतलब ही है कि उन्होंने एंटिसिपेशन में या कुछ प्लानिंग करके अपने डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके उसका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जो शायद समय आने पे साफ होगी। समय आने पे साफ होगा। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, ये वॉर ट्रम्प साहब रोकेंगे कि कच्चा तेल रोकेगा? बड़ा मुश्किल है बोलना कौन रोकेगा, हालात रोकेंगे। कई बार प्रेशर जब पड़ेंगे दोनों साइड पे या तीनों साइड पे, उस समय हालात परिस्थिति डिक्टेट करेगी कि कौन सी साइड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है या कौन सी साइड झुकेंगी। लेकिन आज की जो ग्राउंड सिचुएशन है, अभी तो लग रहा है कोई झुकने वाला नहीं है। जब तक हालात बहुत ही गंभीर हो जाएं किसी भी साइड के लिए, और वो हम सब विजुलाइज कर सकते हैं, ईरान के लिए भी क्या गंभीर हालात हो सकते हैं, अमेरिका के लिए भी क्या गंभीर हो सकते हैं और इजराइल के लिए भी। अच्छा, संजय मिस्टर साहब, एक सवाल और आपसे पूछूं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन शर्त जोड़ दी कि बशर्ते कि हमारे ऊपर हमला आपके सरजमी से ना हो। ये जो डिप्लोमेसी है या जो टैक्टिक है, ये कितना काम करेगा ईरान के फेवर में? ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। देखिए, आपको हकीकत यह है कि जब भी हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गए हैं, खासकर ये गल्फ कंट्रीज में, देखिए वहाँ बेसिकली ईरान के साथ सारी कंट्रीज अनकंफर्टेबल रही हैं शुरू से ही। देखिए, इन्होंने ये जो प्रॉक्सीज चला रखे हैं, और आपको पता है यूएई के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर हुती रिबेल्स ने भी वहाँ फायर किए हैं और लड़ाई में इनको करके रखा हुआ है। तो इन देशों ने, और सऊदी अरेबिया को देखिए, वो मॉडर्न मतलब एक ऐसा देश है जब वहाँ पर भी कट्टरपंथी थी, आज वहाँ कट्टरपंथी छोड़ के ये सब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ईरान जो देश है उसने ठेका ले लिया है सिर्फ फिलिस्तीन का, तो उसको ठेका तो फिर कर्ज का भी लेना चाहिए। कर्ज भी मुसलमान है, उसमें ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ कोर्स सुन्नी है, और वो तो 45 मिलियन लोग हैं कर्ज उनके पास, आज स्टेट लैंड ही नहीं है। तो कुछ तो फिलोसफिकल, आइडियोलॉजिकल, देखिए कई बार एक स्टेट को जीने के लिए एक वो कार्ड प्ले करना होता है कि इसराइल का खात्मा करना है, वो ज्यूज हैं। ये क्योंकि पुरानी वो पर्शियंस, देखिए पर्शियंस और अरब्स की कभी बन ही नहीं सकती हैं, हिस्टोरिकली है ये, आप देखिए। और फिर बीच में आप वो ऑटोमन एम्पायर टर्की को देखिए, तो ये इलाके में ना ये सारी कंट्रीज चाहती थी रीजनल इन्फ्लुएंस होए, और जो 3 मेजर ग्लोबल पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना और ये रूस, ये भी चाहते थे कि यहाँ पर सबका होल्ड रहे। तो बेसिकली इन्फ्लुएंस की लड़ाई है और रीजनल डोमिनेंस की लड़ाई है ये कंट्रीज द्वारा। पर मेरे को लगता है, देखिए बाद में आखिरी जो जीत होगी, मैं ये बोलूंगा, ये जो डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहे हैं इनकी जीत होगी। और वो जीत ये है कि हार जीत ये लड़ाई के मैदान पे नहीं, जब वो वहाँ प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट होती रहेगी। आज सबसे बड़ा सबूत है 90 लाख इंडियंस और पूरे विश्व के लोग दुबई जैसी जगह या यूएई में और सऊदी अरेबिया में क्यों जा रहे हैं। और वहाँ कोई रेडिकलिज्म नहीं है, वहाँ कोई कट्टरपना नहीं है, वहाँ कोई धर्म का प्रचार नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही है, ऑल आर वन। और वो पूरा
डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप जितने भी हिंदुस्तानी को मिलिए, कितने खुश है वहाँ। मैंने तो किसी से आज तक नेगेटिव फीडबैक नहीं सुना है। मेरा खुद भाई है, वो भी बताता है, और वहाँ हर जात प्रांत, मतलब यमनीज भी रहते हैं, तो रशियंस भी रहते हैं, इजरायलीज भी रहते हैं, तो सब टाइप के लोग रहते हैं, ईरानियन भी रहते हैं। हमारे तो वहाँ सोसाइटी में जहाँ वो भाई रहता है वहाँ ईरानियंस भी हैं, और सबकी अच्छी तरह बनती है। तो ये जो कट्टरपंथ का रास्ता है, ये किसी देश के लिए फायदा नहीं है। अफगानिस्तान को देख लिए, पाकिस्तान को देख लिए, कहाँ पहुंचे हुए वो, और भारत को देख लिए। हम लोग का एक जो तो ये एक आपने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा कि ये जो कट्टरपंथ का रास्ता है किसी को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा, खासतौर से आज के ज़माने में जब अब ज्योग्राफी जो है वो बहुत मायने रख नहीं रही है। सोशल मीडिया का ज़माना हो, इंटरनेट का ज़माना हो। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, ईरान भले ही सरेंडर ना करे, लेकिन ईरान की नई सरकार को, नई कमांड को अब ये बात समझ में आ जाएगी कि भले हम ओपनली सरेंडर ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके हमें अपने आप को सॉफ्टन करना होगा। नहीं, वो तो वहां पे एक पूरी इंटरनल जो पॉलिटिकल डिबेट है, इंटरनल पॉलिटिकल चर्निंग है वहां पे, वो तो चल रही थी। आपने देखा कुछ महीने पहले ही वहां पे काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, सब कुछ हो रहा था। तो हो सकता है कि जैसे अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस वहां पे रहते, खुमैनी साहब की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कुछ वहां पे धीरे धीरे कुछ बदलाव आना वहां पे शुरू होता, और उनके ऊपर दबाव बना हुआ था अमेरिका का भी और उसके जो खाड़ी के दूसरे देशों के अंदर से भी। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि परिस्थिति एकदम बदल गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब उनके ऊपर इजराइल का ये वार है, जैसे तनेजा जी बता रहे थे, उन्होंने अमेरिका को अपने साथ लगा लिया, और उनको है कि उनका तो मेन एजेंडा है कि किसी तरीके से ईरान को तबाह कर दिया जाए, और उसके अंदर कोई शक्ति ईरान के अंदर नहीं रहे, या तो तख्ता पलट अगर नहीं भी होता है तो इतना वीक हो जाए वहां पे कि कभी भी वो एक चुनौती किसी किस्म की वो इजराइल के लिए नहीं बने। लेकिन अब ये है कि उनकी जो सोच है उसको कहां तक अमेरिका उसके साथ चलता रहेगा। अभी तक वो चल रहा है, लेकिन अगर तो 2-4 दिन में मामला खत्म हो जाता तो उनके लिए ठीक था। लेकिन अब क्योंकि अगर बदल गया है, भले काफी कमजोर ईरान वहां पे हो, लेकिन इसके बदले में मुझे नहीं लगता अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहेंगे कि पूरी की पूरी अगर सारे की सारी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, पूरे के पूरे जो तेल की बाजार है, ऊर्जा के बाजार है, उसके अंदर इतनी उथल पुथल मच जाए। क्योंकि अगर ऐसी जिस तरीके से आज जो दाम बढ़े हैं, और ये इतना तेजी से दाम तो 70s में कहीं बदलाव हुआ था, और उसका हमने देखा कितना बड़ा इम्प्लीकेशंस पूरी इकोनॉमी को, पूरे जियोपॉलिटिक्स को, पूरी दुनिया के अंदर पूरी नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आनी शुरू हुई। तो ये अगर ये ईरान अगर अगले मुझे लगता है अगर 10 दिन टिक गया है और हफ्ता 10 दिन और टिक जाता है, और तेल के दाम अगर इसी ढंग से चलते रहेंगे, तो ये मामला बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। भले ही इजराइल की इच्छा कुछ भी हो, लेकिन बहुत देर तक नहीं चलने वाला इसके साथ। हाँ बिल्कुल, आप सही। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के, क्योंकि समय शो का ख़त्म हो रहा है, इसलिए बीच में रुकना पड़ा आपको। और चूँकि ये वॉर लंबे समय तक चलेगा, तो बहुत तेज़ी से हर दिन कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए आयाम निकल कर आ रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। इन सब पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे आवाज़ अड्डा में, लेकिन फिलहाल के लिए आवाज़ अड्डा में इतना ही। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।